कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहिल, हमको ये वक्त देने के लिए, टाइम देने के लिए। स्नेहिल को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। बीसी आंटी और अनगिनत आप जाएं, रील की दुनिया में जाएं, यूट्यूब की दुनिया में जाएं, और एक बहुत 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 मकबूल और बड़ा मशहूर कि अजी सुनते हैं गाली दे रहा है, वो तो जग जाहिर है, लेकिन जिन लोगों से स्नेहिल का तारुफ अपहरण के बाद हुआ है, एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसने कोरोना के दौरान जब आदमी डरे सहमे बैठे थे तब लोगों का मनोरंजन किया है, और पता नहीं किन किन तरीकों से किया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहिल। हाउ डू यू डू ऑल दिस? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और मैंने जो आपने बात कही ना कि कोविड के दौरान लोगों को हंसाया, वो अच्छे कर्म ही हैं जो अब जीवन में काम आ रहे हैं। और कैसे करती हूँ उसका बहुत ही सिंपल जवाब है, मैं लोगों को बहुत अच्छा ऑब्जर्व करती हूँ। आप आधे घंटे मुझे किसी के साथ छोड़ दीजिए, मैं उनके मैनरिज्म्स पकड़ लेती हूँ। तो वो जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स बचपन से थे उनको अप्लाई किया और मज़े लेके कंटेंट बनाया, तो सबको पसंद आया। स्नेहिल, कहीं जर्नलिज्म जो आपका कंटेंट भी जो इस बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत हक की बात करने वाली, जो हम बोलते हैं ना कि कटाक्ष करा जा रहा है, लेकिन कटाक्ष कर तो रहे हैं लेकिन बात तो सत्य है, ये बात तो सच है। कटाक्ष लग रहा होगा आपको, हो सकता है कोई एग्री करता हो, कोई डिसएग्री करता हो, उसमें भी कहीं आपके उन सब राइटअप में, क्योंकि आप खुद लिखती हैं, पत्रकारिता झलकती थी। किस तरह की अगर जर्नलिस्ट बनती तो किस तरह की जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं? अगर मेरा सपना ये पूरा होता तो मैं रवीश कुमार जी जैसा कुछ करना चाहती थी, क्योंकि उनके साथ में ना एक ऑथेंटिसिटी साथ आती है उनके, कि अगर रवीश जी बोल रहे हैं ना तो सच ही बोल रहे होंगे, और करप्ट नहीं है उनके ना थॉट्स ना वो एज अ इंसान, और इसीलिए वो मैगसेसे से पुरस्कार से सम्मानित है। तो उन जैसा कुछ मैं करना चाहती थी अगर वो सपना पूरा होता तो। जैसे मुझे सौरभ द्विवेदी जी बहुत पसंद हैं, और जो वो बातें कहते हैं, जो इंट्रोडक्शन भी वो लिख के कितना प्यारा, कितना सहजता से, और शब्दों का चुनाव, तो वो मैं करना चाहती थी। और वो खैर वो तो जो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे कंटेंट में ना कोई मैसेज हो, कोई बात हो, बेवजह का कंटेंट ना हो। तो ये है सोच कि अटरिया पे लोटन कबूतर नहीं, शाम से आँख में नमी सी। हाँ, पर कभी कभी कोलैब के नाते अटरिया पे लोटन कबूतर भी कर लेते हैं। क्लाइंट से और एक्टर से, बहुत लोगों से आपका सामना हुआ होगा, मुलाकात हुई होगी। कभी कुछ ऐसा, मैं उसको कास्टिंग काउच जैसा लफ्ज नहीं दूंगा, कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी के स्पर्श से या किसी के आपको आलिंगन करने, गले लगने से आप असहज हुए हो, और हाउ डू यू हैंडल इट? और क्या पतिदेव की तरफ से भी कुछ इस तरह की क्वेरीज आई कि यार ये ऐसी इंडस्ट्री है, तू कैसे हैंडल करती है, हाउ डू यू हैंडल दिस? तो राहुल सर आस्क्ड यू अबाउट दिस? बिल्कुल, अभी रिसेंट ही बात है कि मैं और राहुल जी साथ में काम करते थे, लेकिन फिर हमारे रास्ते अलग थे। मतलब ही इज़ डूइंग अदर थिंग्स, आई वाज जंपिंग फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर, तो मेरी जर्नी कुछ और हो गई, फिर मैं फेमस भी हो गई। तो असहज बनाने के लिए बहुत आसान है, किसी भी औरत को असहज करना हो तो आप कोई छोटी बात कह दीजिए, और ऐसा कई बार हुआ है। वर्क प्लेस हैरेसमेंट इज़ रियल, और मैं कई बार अपने आप को भी दोषी मानती हूँ। एक मैं आपको वाकया बताती हूँ कि वर्क प्लेस पे, मैंने बिना नाम लिए, एक व्यक्ति ने एक लड़की को मजाक में बोल दिया, अरे तुझे तो हम प्रोस्टिट्यूट का रोल देंगे। तो वो, और मुझे बोला तुझे पुलिस वाली बना दूंगा। तो मैंने कहा हाँ है, मजाक चल रहा था। वो लड़की ऑफेंड हो गई, बोले क्यों मुझे प्रोस्टिट्यूट क्यों बना रहा है, कि तेरा क्या मतलब है, तेरा क्या मतलब है? तो मैंने उस लड़की में कहा छोड़ ना यार, मजाक की बात है, कितना ओवर रिएक्ट करिए, छोड़ दे। तो मैंने उस वक्त उस लड़की को, बोले नहीं आई वॉन्ट टू मेक अ कंप्लेंट। मैंने कहा छोड़ ना, ऐसे छोटी छोटी बातों को थोड़ी तवज्जो देते हैं। 3 months later that man cracked a very mean joke about me, एंड उस पल में मुझे ये लगा यार, अगर उस दिन वो लड़की स्टैंड लेती तो मुझे ये सुनना नहीं पड़ता। उस दिन अगर मैंने उसका साथ दिया होता तो मुझे आज ये नहीं। और मैंने कंप्लेंट की, ऑफिशियल कंप्लेंट की, और ऑफिशियल कंप्लेंट करने के बाद मुझे ये कहा गया कि ये बंदा जॉब भी मतलब इसकी जॉब भी जा सकती है, क्या आप ये चाहती हैं? तो मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ इनको वार्निंग दी जाए कि ये सही नहीं है। वी वर्क
with all people and there should be a respect. और जो अपॉलजी मुझे मिली थी वो मजाक थी, वो मैसेज पे एक अपॉलजी है, हाय आई हर्ड दैट यू गॉट ऑफेंडेड, सॉरी। अभी आपने बहुत जिक्र किया और बहुत मतलब बहुत सहज तरीके से करा, उस पर इतना जोर डाल के नहीं कहा आपने, लेकिन औरतों को लेके बहुत बात करी गई और उन पे क्यों बॉडी शेमिंग करके किसी पे जोक मारना या कोई भी ऐसी बात जो अंडर द बेल्ट हो, बिलो द बेल्ट हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कपिल शर्मा के शो की बात कर लेता हूँ, यू नो फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा शो, वहाँ तरह तरह की बातें हुई, बॉडी शेमिंग, मतलब वहाँ तो देयर इज नो लिमिट, स्काई भी भूल जाइए, उसके कोई लिमिट होगी तो वो। तो क्या आप ये कह रही हैं कि आप किसी एक ऐसे शो को जन्म देना चाहती हैं जहाँ सिर्फ औरतें, सिर्फ खास करके औरतें, क्योंकि मर्दों ने अपनी ऑलरेडी दुनिया बना रखी है और बहुत कामयाब और मारूफ और मशहूर और दुनिया भर की चीजें हैं, और शायद औरतें जो बहुत काबिल हैं उनको वो काबिलियत या वो मकाम नहीं मिला, आप दिलाने की कोशिश में। बिल्कुल। हम and how do you plan, what is the planning for the same? For example, I'll give Tina Fey, Shonda Rhimes, मेलिसा मैकार्थी, एमी शूमर, ये सब अपने आप में एंटिटी हैं। मिंडी केलिंग, ये लोग प्रोड्यूसर्स हैं, कॉमेडी राइटर्स एंड इम्प्रोवाइजर्स एंड एवरीथिंग। हमारे देश में उतनी अपॉर्चुनिटी किसी, मतलब आप अगर स्क्रिप्ट लेकर के भी जाओगे तो वो पूछेंगे स्टार कौन अटैच्ड है और क्यों हम ये एक औरत की कहानी बताएं, हमको मर्दों सेंट्रिक कहानी बतानी है। तो ऐसी दुनिया में अगर एक शो भी इस काबिल है जो ऐसे टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म दे सके, फिर आपके ऊपर है, आप जो परफॉर्म कर रहे हो वो आपके ऊपर है, और बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए भी कॉमेडी की जा सकती है, वो मैं एक ये प्रचार करना चाहती हूँ। और The format will be a stand-up comedy? Could be, I don't know, I'm still working on it. I love improvised comedy. तो मैं improvised comedy बहुत करती हूँ जिसमें कोई लाइनें नहीं होती, और उसका एक ही रूल है, yes and। जो भी जीवन आपकी तरफ फेंके उसको बोलो yes and I will improve it like that। तो वो जो है ना, वो एक शैली है थिएटर की जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। हॉलीवुड में इम्प्रोवाइजर्स को बहुत तवज्जो दी जाती है क्योंकि वो बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं और वो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट बना रहे हैं, कर रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं या रुला रहे हैं। तो इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, एंड स्क्रिप्टेड ऑल्सो, बट कुछ नया सीख, एक नई शैली लोगों तक पहुँचाने का सपना है। जब मैं ज़हीर इकबाल की बात कर रहा हूँ और मैं सोनाक्षी की बात कर रहा हूँ, तो ज़हीर इकबाल एक बिजनेस फैमिली से आते हैं, लेकिन उनका नाम ज़हीर इकबाल है, ये बड़ी बात है। सोनाक्षी सिन्हा के फादर शत्रुघ्न सिन्हा साहब, वो एक खास राजनीतिक पार्टी से का हिस्सा हैं, जो उनकी शादी को लेके इतना ट्रोल करा गया, इतना बवाल करा गया। अगर आप, क्योंकि आप सोशल मीडिया समझते हैं और हम सब सोशल मीडिया समझते हैं, खास करके वो जो नफरत फैलाते हैं, जो ट्रोल करते हैं, अगर ज़हीर इकबाल ना होकर राजीव दीक्षित होते तो ये बवाल होता या नहीं होता? देखिए, मैं कह रही हूँ फिर भी कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं कोई ढूंढ ही लेता। ट्रोलों का क्या है, लोगों का काम है कहना। What's your point of view? What do you think about it? My point of view is कि पहली चीज, आप बात उसके बारे में करते हैं जिसके, जो फेमस, जो ऊपर है आपसे, आप उसी की बात करते हैं। आपसे नीचे वालों के लिए आप नहीं बात करेंगे। जो आपको टीआरपी दे सके आप उसके बारे में बात करते हैं। ये है सत्य सोशल मीडिया का। तो वो लोग किसी हैसियत पे हैं, कहीं पहुंचे हैं अपने जीवन में, भले उनके पिताजी, भले वो खुद, जो भी, दे आर पीपल हु हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज सॉलिड पीपल। तो उनके बारे में बात करके जो उनसे नीचे लोग हैं वो लोग बात करें तो उनका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है, मेरा ये मानना है। और अगर धर्म भी कुछ और होता तो भी ये लोग कोई वजह ढूंढ लेते कि इतने बजे क्यों शादी हुई, इतने 9:30 बजे क्यों नहीं हुई, हमारे हिसाब से तो 10 बजे होनी चाहिए थी। तो ये बोलने के लिए लोगों को बहाना चाहिए। एंड स्पेशली पोलराइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो हमारे कंट्री का फेवरेट टॉपिक है, आज से नहीं सदियों से। तो इफ़ यू हैव डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज छोड़ के गए थे, हम लोगों ने उसको पकड़ लिया है, हम लोग अभी भी लगे हुए हैं। तो डिवाइड एंड रूल चल रहा है कि अगर अलग धर्म से हैं तो और ज़्यादा बातें बनती हैं, और ज़्यादा गुबार बनता है, लड़ाइयाँ होती हैं, बातें होती हैं। तो अगेन
कमिंग बैक टू ट्रोलों से क्या डरना, उनका काम है कहना। इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, मतलब आपके फादर की बड़ी ख्वाहिश थी कि आप इंजीनियरिंग करें, और आपके अलग कीड़ा काटा हुआ था जी मुझे तो एक्टिंग में, और मुझे एक्टिंग ना अगर करूं तो जर्नलिज्म में तो कुछ करना है। हाँ। तो जर्नलिज्म वाला कैसे, मतलब ये कैसे हुआ? क्या सलमा सुल्ताना के वक्त के तो नहीं है आप? बिल्कुल नहीं, है ना? नहीं, मैं मिलेनियल हूँ, 84 बॉर्न हूँ। हाँ, तो ये जो हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स थे उसमें एकेडमिक्स को बहुत अहमियत दी जाती थी, पढ़ाई, पढ़ो लिखो कुछ बनो। तो क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर में रहती थी तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मेरे पिताजी माताजी ने बोला था इंग्लिश सुधारनी है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करके। तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर आता था, उसको शुरू से लेके अंत तक ज़ोर ज़ोर से पढ़ती थी। और क्योंकि आप पढ़ते हो आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ होती है, आप समझते हो देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, कौन सी पॉलिसीज़ किस तरीके से एक आम जनता को अफेक्ट कर रही हैं, तो वो उसमें बड़ी रुचि आने लग गई। और फिर मुझे लगा कि यार ये ऐसा एक प्रोफेशन है जो कि आपको हमेशा अपग्रेड करता है एज अ पर्सन, आपकी नॉलेज बढ़ाता है, आप और ज़्यादा प्रतिभाएं गेन कर सकते हो। तो इसलिए मुझे जर्नलिज्म से लगाव सा हो गया अखबार पढ़ते पढ़ते। और जब ट्वेल्थ में हमने लिया था मैथ्स और सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे थे, तो मेरे पिताजी ने क्लियर बोल दिया था कि कोई जर्नलिज्म नहीं करना है, इंजीनियरिंग करनी है, प्रोफेशनल डिग्री लो ताकि तुम्हारी अच्छी शादी हो सके। तो हाँ, तो उसके चलते इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं थे मेरे एग्ज़ाम्स में, बट अच्छा कॉलेज मिल गया। और वो कहते हैं ना 4 साल इंजीनियरिंग शिद्दत से की, मैं अच्छे से पढ़ाई करती थी। और फिर उसके बाद लेकिन सपने कुछ और थे, तो मेरी जर्नी मुझे बम्बई तक ले आई। मैं आई थी बम्बई में एक जॉब ज्वाइन करने, और फिर वो जॉब मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं की। और मैंने एक वेबसाइट थी businessofcinema.com, उसमें काम किया। उससे पहले मैंने CNBC में एज एन इंटर्न कुछ दिन काम किया। तो ऐसे करते 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 मुझे एक रास्ता मिल गया, बट वो रास्ता जर्नलिज्म से मुड़ के कब टेलीविजन में चला गया पता नहीं चला। आपने जर्नलिज्म का जिक्र किया, सबसे पहला इंटरव्यू किसका किया आपने? जहाँ जिस वेबसाइट का जिक्र या जिस पब्लिकेशन की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ सिनेमा की बात करते थे, यानी उसमें एंटरटेनमेंट खबरें ज्यादा हुआ करती थी। तो आपका पहला दिन कैसा रहा और किसका इंटरव्यू करने का मौका मिला? तो शुरुआत में तो मुझे पता ही नहीं था ये कर क्या रहे हैं ये लोग, वेबसाइट पे न्यूज़ चैनल, ये क्या, ये नई चीज़ थी। 2007 की बात मैं कर रही हूँ, तो मैं नई आई थी, मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या होता है क्या नहीं। तो शुरुआत में मुझे जो एंटरटेनमेंट बीट के जर्नलिस्ट थे उनके साथ भेजा जाता था कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कुछ प्रेस रिलीज़ है, तो मैं जाती थी उनके साथ। आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये दुनिया क्या है। फिर एक दिन कोई जर्नलिस्ट मौजूद नहीं था ऑफिस में, और कटरीना कैफ जी एक ब्रांड एम्बेसडर थी एक डिजिटल कैमरा की, तो उसका लॉन्च पार्टी था। तो वहाँ पे मुझे बोला गया अचानक से कि ये कैमरामैन और तुम जाओ लेके आओ कुछ फुटेज। तो हम लोग ट्रेन में बैठ के गए और बड़े 5 स्टार होटल में चर्च गेट में पहुँचे। तो मैंने कहा अब करना क्या है? तो वो कैमरामैन बोला पहले खाना खा लेते हैं। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज़ है, 5 स्टार का खाना खा लेते हैं। तो हमने खाना खाया, बढ़िया से खाना खा लिया। उसके बाद तब तक कटरीना जी उतर के आई जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस के लिए, और वहाँ तो एकदम भीड़ कि ये सवाल वो सवाल। तो मेरे को 5 मिनट तो ये समझने में लगे कि मेरा सवाल भी कुछ अच्छा होना चाहिए, और मैंने कुछ बहुत ही बेवकूफ़ाना कि ये ब्रांड आपने क्यों चूज़ किया टाइप ऐसा कुछ सवाल पूछा, और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे जवाब दिया था। बट मेरे लिए कटरीना कैफ के प्रेजेंस में, मतलब ऐसी इतनी दूरी पे मैं माइक से उनका इंटरव्यू ले रही हूँ, वो बहुत फैन मोमेंट था। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी स्किन, तो मैं तो घर आके पूरे टाइम कि पता है उसकी स्किन चमक रही थी। तो बहुत अब इन रेट्रोस्पेक्ट बहुत ही क्यूट था वो। और कई सालों बाद, हाँ कई सालों बाद जब मैं उनसे वापस मिली एज अ राइटर, मैं उनको कुछ नरेट करने गई थी, तो मैंने उन्हें वाकया बताया एंड शी वाज लाइक क्या बात कर रही है, मैं इतने टाइम से हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं भी उतने ही टाइम से हूँ। अच्छा, तो स्नेहल ये आपने कहा बम्बई आ गई जी, जर्नलिज्म की तरफ रुख कर दिया, और जर्नलिज्म से फिर टीवी की तरफ, जैसे आप जिस प्रोफेशन की भी आप बात कर रही हैं, आपने इंटरव्यू वगैरह किया और एक दौर देखा आपने। घर पे क्या कहा गया आपके वालिदैन से, आपकी माता से कि भाई आपको लग रहा है इंजीनियर, मेरे तो कुछ और ही चल रहा है? How this happened and how you convince them कि यार प्लीज अलाउ मी। और फिर जिस शहरों से हम, जब मैं आपके शहर की बात करता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, घूम फिर के बड़ा बच्ची है, खास करके लड़की है, बम्बई जैसा शहर है,
कहाँ रहेगी, क्या करेगी, हाँ। कैसे होगा, और फिर इंडस्ट्री माशाल्लाह हमारी हाँ एक अलग चीज के लिए भी जानी जाती है, हाँ। है ना। तो मैं फलाना ढिमकाना दुनिया की चीजें होती मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आई एम वेरी वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव पीपल। तो जब मैं बम्बई पहली दफ़ा आई थी तो मुझे अलाउ ही इसलिए किया गया था घर वालों की तरफ से क्योंकि मेरे बड़े भाई वो एक्टर हैं तो वो भी यहीं रहते थे, तो इसलिए रहने की कोई दिक्कत नहीं थी। भैया के साथ रहना है तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आप रहोगे। पर जब ये लाइन चेंज कर ली कि इंजीनियरिंग से जी मैं अब ये टेलीविज़न और ये सब कर रही हूँ, तब बड़ी दिक्कत पेश आई और घर वालों ने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि ये सब करने के लिए आपको नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन अगेन एज आई से आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, उस वक्त रिसेशन सेट इन हो रहा था 2007-2008 में। तो जिस कंपनी ने मुझे हायर किया था उस कंपनी ने सामने से बोल दिया कि हम आपको ले नहीं सकते नहीं तो मैंने बॉन्ड साइन किया हुआ था, मेरा बॉन्ड था कि अगर मैं छोड़ती तो 3 साल का मेरा बॉन्ड था कि 3 साल वो नौकरी करनी ही है और अगर नहीं करती हूँ तो मुझे 2.5 लाख रुपए उन्हें देने थे। तो 2.5 लाख मेरे पास थे नहीं और ऊपर से ये मतलब बड़ी समस्या थी। तो फिर रिसेशन आ गया, उन लोगों ने सामने से लेटर भेज दिया कि वी आर नॉट कीपिंग यू। तो मुझे एक वजह मिल गई बम्बई में रहने की। तो फिर मैंने घर वालों से मोहलत ली कि कुछ समय दे दो, लेट मी फिगर आउट इफ़ आई कैन सर्वाइव। और वो सर्वाइवल का ऐसा था कि मौके मिलते रहे, उनको मैं कैपिटलाइज करती रही, उतार चढ़ाव सब आए, लेकिन फिर ये शहर मैंने चुन लिया था। एक्टिंग और द राइट ऑफ पार्ट, जब हम बोलते हैं ना कि ये एक ऐसा लम्हा आया जिसने जिंदगी बदली। क्या आप हमेशा से एज अ राइटर काम करना चाहती थी, या जब मैं कोरोना के वक्त की बात करता हूँ, जिस तरह के सोशल मीडिया का दखल है और हर बंदा सोशल मीडिया पे है और आप इतनी प्रभावशाली शख्सियत बन गई कोरोना के दौरान, या अपहरण तो बहुत बात की बात बोल रहा हूँ मैं, आपको राइटर बनना था, यू ऑलवेज वांट योरसेल्फ टू बी प्रेजेंटेड एज एन एक्ट्रेस? नॉट एट ऑल। एक्ट्रेस बनने की मेरे में कैपेबिलिटी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, अभी मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं 2007 में तो और भी बला की खूबसूरत थी। तो मुझे मैं नौकरी मांगने जाती थी, मुझे बोल दिया जाता था ऑडिशन दे दो, लड़की ढूंढ रहे हैं। तो मैंने बड़े सारे ऑडिशन दिए हुए हैं, ये बात किसी को नहीं पता है। तो जब मैं बम्बई में स्ट्रगल कर रही थी तो बहुत बहुत फेमस सीरियल है उतरन, उसके लिए मैंने ऑडिशन किया था और बालाजी में मैंने एक ऑडिशन किया था, लेकिन एक्टिंग ही नहीं आती थी, कैमरा के सामने बात करना नहीं आता था। तो दिखने में ठीक ठाक थी लेकिन वो टैलेंट नहीं था कैमरा के सामने आने का। तो वो मैं बहुत पहले जान चुकी थी कि ये मेरी जर्नी है ही नहीं और मैं सहज नहीं हूँ कैमरा के सामने। तो इसलिए एक्ट्रेस बनना सपने में नहीं था, मैप में ही नहीं था कहीं। वो ऊपर वाले ने दे दिया अपहरण के ज़रिए कि नहीं मिल रही थी कास्टिंग और एक सर्टेन एज ग्रुप, एक सर्टेन वज़न की औरत चाहिए थी, तो वो मैं थी और मैं कैमरा के सामने आई। और फिर वो कहते हैं ना कि इट वाज अ मैच मेड इन हेवन। फिर तो कैमरा से मुझे प्यार हो गया और मैं सेल्फी कैमरा के सामने सबसे ज़्यादा सहज हूँ। अब फिल्म कैमरा के सामने थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन कैमरे के सामने अब मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। पर वो मेरा पैशन बिल्कुल नहीं है। मैं इनहेरेंटली एक राइटर हूँ, एक कहानीकार हूँ और उसी का नेक्स्ट स्टेप होता है एक फिल्म मेकर बनना या एक डायरेक्टर बनना। वो भी अपने आप मेरी जर्नी में इतने खूबसूरती से वो मोड़ आया कि एक शो पर जिस पर मैं काम कर रही थी, हीरा मंडी, और मुझे स्वयं जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली जी, उन्होंने सर ने बोला कि बेटा कर 2-3 सीन, तो वो भी मैंने कर दिया। और तो इट हैपेंड सो ब्यूटिफुली इन द जर्नी कि एक राइटर का ही एक्सटेंशन होता है एक फिल्म मेकर। तो मैं अभी भी ये मानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी राइटर हूँ। जो स्किट्स मैं परफॉर्म भी करती हूँ ना कैमरा के सामने, वो सब मैं लिखती हूँ, कोई मैं कभी किसी से नहीं लिखवाती। तो इनहेरेंटली एक लेखक है जो अलग अलग जरिए से सामने आ रहा है। तो आप मानती हैं राइटर बाप होता है? बिल्कुल, राइटर ही बाप होता है और डायरेक्टर माँ होती है, और मैं दोनों हूँ। तो मैं भी मानता हूँ राइटर बाप होता है। मैं आप जितनी आसानी से कह रही है ना स्नेह, उतनी आसानी से चीजें हुई नहीं होंगी। नहीं, ठीक है। हाँ। बड़ा अच्छा लगता है उनके कैमरा। देखो मैं यहाँ गई और फिर ऐसा मैं ये हुआ, फिर वीडियो हुआ और फिर पट फिर ये हो गया। हाँ। फिर अचानक से मुझे अपहरण मिल गई, फिर संजय लीला भंसाली मिल गए और फिर उन्होंने कहा हीरा मंडी पे बेटे काम कर। वो जो संघर्ष रहा, वो जो जद्दोजहद रही, एक वक्त के बाद आप टूटने लगते हैं। जैसे आपने बताया कि ऑडिशन के लिए जाते थे और चीजें नहीं हो रही थी,
और क्या हमको खुद को भी नहीं पता है कि मेरा एज ए स्नेहल दीक्षित मेहरा, या उस दौरान शादी वादी का मैं जिक्र जानना चाहूंगा कि इतना उथल पुथल में शादी भी हो गई, उसका भी समझ आता वो संघर्ष रहा कैसा, और क्या मायूस हुए आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको you got emotional sometime and you know it hurts you somewhere here? एब्सोल्युटली। मैं आपको एक फिल्मी किस्सा बताती हूँ। ये शुरुआती दौर की बात है। मैं आई थी पर कोई स्टैंडिंग ग्राउंड नहीं था, ना ही मेरे पास फिल्म डिग्री थी, ना ही कुछ नॉलेज थी। जो सीख रहे थे ऑन सेट सीख रहे थे। तो ऐसे में एक दौर आया कि माता पिता ने बोला हो गया बेटा, तुमको जो मोहलत दी थी वो हो गया, शादी वादी की उम्र हो रही है, वापस आओ। और एक फ़नी चीज़ जो बहुत लोग नहीं जानते, जब मैं 16 साल की थी ना, तब से मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, अपने से कम उम्र वाले, फॉर पॉकेट मनी। हाँ, पॉकेट मनी। और मेरे अच्छे खासे बैचेस चलने शुरू हो गए थे, तो मैं बढ़िया पैसे कमाती थी भोपाल में, और मेरे पढ़ाए बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब तो और बोलते हैं हमारे टीचर हैं। अब विश्वास नहीं मानेंगे, प्रखर भी उनमें से एक है। उसको मैथ्स पढ़ाया था मैंने। क्या बात है। तो अब ऐसे मैं अच्छा खासा मेरा खर्चा निकल जाता था। तो जब ये सिचुएशन आई, बम्बई में पैर नहीं जम रहे हैं और घर वालों का प्रेशर है वापस आओ, तो पूरा प्लान सेट कर दिया था मेरी फैमिली ने कि हम बढ़िया सा एक फ्लैट किराए पे लेंगे, उधर तुम कोचिंग चालू करो, बच्चों को आगे मार्गदर्शन दो, शादी करो और सेटल हो जाओ बेटा। अब हो गया ख़त्म। और मेरे हाथ से ना ऐसे सपना बिखरते हुए मुझे नज़र आ रहा था। पर एक लड़की, वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से और भोपाल से, तो मेरे पास रिबेलियन का कोई सोर्स नहीं था। तो मुझे ट्रेन में बिठा दिया गया था और मैंने अपने सब बॉसेस वगैरह जिनके साथ मैं उस वक्त काम कर रही थी, सबको फ़ोन करके बोल दिया कि जी कुछ हो गया है, मैं वापस जा रही हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे कन्विंस किया कि तुम ट्रेन से उतरो। तो मैंने कहा तुम पागल हो क्या, ये फिल्म चल रही है कि मैं ट्रेन से उतर जाऊँ, मेरी माँ मुझे मार देगी। बोले फ़ोन दो अपनी मम्मी को। उसने मेरी मम्मी से बात की 15 मिनट, कन्विंस किया कि इसको हफ्ता दे दो, और मेरी माँ कन्विंस हो गई। क्योंकि मेरी माँ भी जो है ना, वो बहुत प्रतिभा वाली महिला हैं। उन्होंने शादी के 12 साल बाद IAS क्रैक किया था, पर क्योंकि 4 बच्चे थे तो वो जा नहीं पाई। तो उनका सपना वो मेरे थ्रू जीना चाहती हैं कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं। और मेरी बड़ी बहन भी इंडिपेंडेंट है, शी इज़ अ बिजनेस ओनर, शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन US। तो हम दोनों बेटियों को ये बचपन से ज्ञान दिया गया था कि अपने पैरों पे खड़े रहना। फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ द बेस्ट थिंग अ वुमन कैन हैव, एंड आई टोटली बिलीव इट। तो उसके चलते मेरी माँ कन्विंस हो गई और मैं थाने स्टेशन पे उतर गई, बिना किसी जॉब के, बिना किसी फ्यूचर के। और फिर यही वो शहर है जहाँ 2021 में मेरे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, अपहरण रिलीज़ हो रहा था, और मेरा दोस्त कहता देख मैंने बोला था ना ये शहर तेरा है। तो ये बड़ा फिल्मी सा वाक़या हुआ कि जब आपके पास कोई ना रहने की जगह है, ना आप कोई जॉब कर रहे हो, ना कोई प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ऐसे में किसी दोस्त का ये कह देना कि तू चिंता मत कर, हफ्ते भर मैं कर दूंगा सेट, या मैं आई विल सेंड यू टू द राइट पीपल। तो वो किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि ऐसा बंदा मिलना बहुत मुश्किल है जो आपको ये कह दे कि तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। वो मुझे मेरे दोस्तों में मिला, और फिर मैं वो हफ्ता लाइफ चेंजिंग था। मुझे जॉब भी मिल गई, मुझे एक अच्छा PG अकोमोडेशन भी मिल गया, वहाँ अच्छी दोस्तियाँ, जो गाढ़ी दोस्तियाँ जो आज तक मेरे जीवन का हिस्सा हैं, वो लोग मिले, और सही मार्गदर्शन मिला। फिर मुझे मेरे होने वाले पति मिले। हाँ, और राहुल साहब से मुलाकात का। हाँ, राहुल से मेरी मुलाकात हुई थी ऑन द जॉब। स्पीयर ओरिजिन्स बहुत बड़ा टेलीविज़न प्रोडक्शन हाउस है, संजय वाधवा, कोमल वाधवा, 7 फेरे, बालिका वधू, इस तरीके का वो लोग टेलीविज़न करते हैं। तो राहुल जी वहाँ काम करते थे, हम उन्हें सर बोलते थे तब, हम ऐसे लुखे 1 ACH टाइप्स। तो राहुल जी बड़े ही स्वीट थे, और वो घर से कभी खाने के लिए कि अरे तुमने लंच किया है कि नहीं, चलो ये खाना लाया हूँ, अरे सुनो मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं, तो ऐसे। तो मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है, मतलब ही लाइक्स मी, आई नो, बट प्लीज़। और घर से बड़ा प्रेशर था। बहुत ही मज़ेदार बात है, क्योंकि मैं 25 की होने वाली थी, तो वो 25 ऐसा टिकिंग बॉम्ब था। मैं 24 साल की थी, तक भाई 25 के होते ही बिल्कुल रिजेक्टेड माल, गोडाउन में पहुंच जाओगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो मैं वीकेंड पे जो जीवन साथी वाले लड़के होते उनके साथ डेट्स पे, मतलब डेट्स पे क्या, उनसे मुलाकात करने जाती, भैया मिल तेरा दिखा भाई, और कोई भी उनमें से ऐसा नहीं था जो मुझे समझ सके।
एस्पिरेशंस को, मेरे एम्बिशंस को वैलिडेट कर सके। सब लोग बड़े सिंपल से दे वर लुकिंग फॉर अ सिंपल पर्सन। तो मैंने कहा इससे पहले कि माता पिता किसी के साथ बांध दें, तो मैंने बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से मैंने राहुल से पूछा, मैंने कहा देखिए आप हमसे शादी करना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ चाहते हैं। तो मैंने कहा तो फिर ही इज पंजाबी, आई एम ब्राह्मण फ्रॉम यूपी। तो मैंने कहा आप मेरे पिताजी से मिल लो। तो पहले मेरे पापा मिले, फिर मम्मी मिली, फिर मेरे दादाजी मिले, और सबने कहा कि इससे अच्छा लड़का तो हम खुद ढूंढते तो नहीं मिलता, बिकॉज ही इज़ वेरी संस्कारी, वेरी रिलीजियस, टी टोटलर, कोई सिगरेट शराब किसी से उनका लेना देना नहीं। तो वो बिल्कुल एकदम कमल कीचड़ में। तो वो बोले ये अच्छा इन्फ्लुएंस है हमारी बेटी पे। तो नवंबर में मैंने घर वालों को मिलाया है और मार्च में शादी। This is the year? 2009. Okay, I was married. Okay, 2009 you were married. हाँ, और मतलब 25 की हुई थी मैं फरवरी में, और मार्च में मेरी शादी। क्या बात। तो मैंने एकदम टाइमिंग पे। अच्छा, कितना उनके once you get married things change और चीजें अलग अलग तरीके से बदलती हैं। कई बार, और मैं आप सबसे बोलता हूँ ये बात, somebody who you become a part of your life, your husband or your son, उनका नसीब भी कहीं बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, वो जिंदगियां पलटता है, बदलता हाँ, है। Who was more lucky, मेहरा साहब और जूनियर मेहरा साहब? सी मेहरा साहब नहीं होते तो जूनियर मेहरा नहीं होते। Very तो true, very तो true. मेरी सबसे बड़ी जीत ये थी, एज अ वर्किंग वुमन हु हैड ड्रीम्स टू डू समथिंग, टू फाइंड अ राइट पार्टनर जो आपके सपनों को अपना सपना समझे। तो वो पूरा हो गया था, वो टिक मार्क बढ़िया हो गया था। और शादी के 1 साल बाद ही मैं स्टार टीवी में काम कर रही थी। मैंने ज्वाइन किया दिसंबर में, जनवरी में मुझे पता चलता है आई एम प्रेग्नेंट। तो मैंने कहा ये नौकरी गई हाथ से, अब ये लोग बोलेंगे आते ही प्रेग्नेंट हो गई है, यू नो इनका करियर ओवर। बट इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम, आई हैव वर्कड विद रियली गुड पीपल। उस वक्त मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे। मैंने गौरव बैनर्जी के साथ काम किया है, मैंने अजीत ठाकुर के साथ काम किया है। तो ये सब लोग बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस थे, और इन्होंने बोला हाँ ठीक है, यू आर प्रेग्नेंट, यू टेक योर मैटरनिटी लीव और आप वापस आओ। तो रीजॉइन करने का ऑप्शन था, और बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम था कि लेट नाइट मीटिंग्स है, स्नेहिल यू आर एक्सक्यूज। तो आई वुड बी लाइक नो नो नो, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, व्हाट इफ। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है विशाल, वो भी मेरे साथ था। एक शो जिसको मैंने लॉन्च किया पूरी तरह से मेहनत करके, और फिर मैटरनिटी लीव पे चली गई, तो वो आ गया था उस शो पे एंड ही गॉट प्रमोटेड। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था कि ये तो मेरे साथ गलत हो गया कि मैंने बीज बोया, पेड़ खड़ा किया, पानी डाला और फल कोई और खा के चला गया। प्रमोशन लेके ये बैठ गए हैं भाई साहब। पर मैं वापस आई, मैंने फिर जीरो से वही तैयारी शुरू की, और फिर मेरे जीवन में कुछ और ही लिखा हुआ था। तो रिधान के आने के बाद टाइमिंग्स को लेके मैं थोड़ी परेशान थी कि एक बच्चे को टाइम देना है, और यही फॉर्मेटिव इयर्स हैं। हाँ। या तो फिर आपको बच्चा नहीं करना चाहिए था। तो फिर मैं वो बैलेंस के चक्कर में बड़े परेशान रहती थी। तो मैंने राइटर्स को असिस्ट करना शुरू किया, गोस्ट राइटिंग टेलीविज़न शोज़ में, और बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स मिले मुझे। शिल्पा डिमेलो एक राइटर हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत सिखाया। प्रांजल सक्सेना मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने सिखाया। तो मेरे पास ये लिबर्टी थी कि मैं घर बैठ के लिख सकती हूँ, बट वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि द काइंड ऑफ करियर आई हैड मेड, आई वॉज लिविंग अ सर्टन लाइफस्टाइल, और वो पैसे चाहिए थे। तो मैंने क्रिएटिव डायरेक्शन, फ्रीलांसिंग शुरू किया, और बहुत अच्छा माशाल्लाह से मेरा हाथ अच्छा है प्रोजेक्ट सेट करने में, लिखने में, और मेरी पीपल स्किल्स तो आप देख ही रहे हैं। तो उसके चलते सब लोग मुझे टेलीविज़न में CCD बोलते थे, सेलिब्रिटी क्रिएटिव डायरेक्टर, कि स्नेहिल है इस शो पे, हाँ मतलब सब सॉर्टेड है। पर मेरा राइटिंग की तरफ रुझान बढ़ रहा था, क्योंकि वो टाइम बच्चे को भी दे सकते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड राइटिंग, और मैंने एक पॉइंट पे ये डिसाइड किया यही है, अब मुझे लिखना है, फ्रीलांसिंग करनी है। और उस वक्त हमने ले लिया होम लोन, और उसके बाद कोरोना हो गया, और उसके बाद हो गया कोरोना। तो ऐसे तो खट्टा ऊपर से नीचे चढ़ा। हाँ, तो और नोटबंदी भी हुई थी उस दौरान, तो बहुत कुछ हुआ था। तो ऐसे में जब आप बिल्कुल ही डिसअपॉइंट, इतनी सारी कश्मकश में चल रहे हो, और फिर सब कुछ चल रहा है, बॉम एक ये लेवल डिफिकल्टी बढ़ा दो और बढ़ा दो। अच्छा आराम से बैठी, इसने ये ले भाई कोरोना। तो हर बार जब मैंने सोचा है ना कि ये मेरे जीवन का सार है, अब मुझे ये करना है, तब कुछ नया बॉम्ब फूटता है। और उस वजह से मैंने ऑल्ट बालाजी ज्वाइन किया। मेरा कोई वो नहीं था, चांस ही नहीं था कि मैं OTT
मुझे लगता था ओटीटी कुछ नहीं होता, टीवी है सब कुछ, फिल्में होती हैं फिर टीवी होता है, ओटीटी कुछ नहीं होता। अब उल्टा हो गया है, अभी पहले फिल्में, एक्चुअली अब तो फिल्मों से भी ऊपर, पहले ओटीटी और उसके बाद ओटीटी फिर फिल्में फिर सबको बाकी लोग। तो वो ट्रांजिशन ऑल्ट बालाजी ज्वाइन करना, अपहरण करना, वो इतने सही समय पे हुआ और उसको मैंने इतने सुंदरता से यूटिलाइज भी किया। मैंने बालाजी में बहुत कुछ सीखा और एकता जी से मुलाकात हुई तो एक एम्पावर्ड औरत के साथ काम करने में, एक अस्पायरिंग woman somebody who want to do something in who has dreams and aspiration and who has always been told कि अपने दायरे में सोचो बेटा, उसको एक ऐसी औरत का साथ मिले जो बोले तू सपने देख मैं बैठी हूँ। तो वो पुश जो होता है ना कि जा तू कर, हाँ इंस्टाग्राम हाँ चालू करो, स्नेहिल का इंस्टाग्राम चालू करवाओ जी, अच्छा स्नेहिल को रोल दे दो सेकंड सीजन में। तो आई वाज लाइक अरे रुको, मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, बट शी वाज वेरी एम्पावरिंग। और जो कहानियाँ मैंने कही वहाँ पर ऑल्ट में रहते हुए, मैंने भाई बहन के रिश्ते के ऊपर एक बहुत प्यारा शो बनाया था, एक पॉलिटिकल थ्रिलर यूथ शो बनाया था जो हमारे स्मॉल टाउन में पॉलिटिक्स बहुत अहमियत रखता है कॉलेज लेवल पे, उसके ऊपर एक शो बनाया था। तो कहानियाँ भी अच्छी है, अपने चॉइस की मेरे को करने का मौका मिल रहा था, एनकरेजमेंट था, इंस्टाग्राम हो गया। तो मुझे याद है मैं रात के 12:30 बजे बड़े डरते डरते मैंने मैम को पूछा कि मैम एक कोलैब आ रहा है, नेटफ्लिक्स का शो जामताड़ा है और उसके लिए वो बीसी आंटी के साथ कुछ कोलैब करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो कर लूँ। कहती आज्ञा, वाई आर यू इवन आस्किंग मी, जस्ट गो डू इट, इट्स योर थिंग। मैंने कहा नहीं बट आई वर्क फॉर योर ओटीटी। शी सेड डजंट मैटर, यू ग्रो, दैट इज बीसी आंटी। बहुत बड़ी बात है, नहीं तो एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि आप कुछ और ना करो। हाँ, वो आप अगर आप चुपचाप करना भी जा रहे हैं और उन्हें पता चल गया तो दुनिया भर की बंदिशें लागू कर देते हैं। नहीं, एम्प्लॉयर्स नहीं चाहते कि आप उनके अलावा और कोई काम करें। और ये मैंने उनसे सीखा है कि अगर आपकी टीम में कोई है जिसमें स्पार्क है, पोटेंशियल है, उसको उड़ने दो। ये विजिबली विजिबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ आपकी, कि लोगों ने आपको देखना और सुनना ज्यादा पसंद किया। अपहरण तो बहुत बात का हिस्सा है। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट, आप सुबह उठे कि अरे मैं तो वायरल हो गई, या किसी ने कॉल करके बोला स्नेहिल तूने देखा, तेरा वीडियो देखा? तो मैं ना 2019 से बना रही थी कंटेंट, अगस्त 2019 मुझे याद है। जजमेंटल है क्या फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था और ठीक ठाक 10-12 हज़ार फॉलोअर्स, और एकता मैम शेयर कर देती थी तो उनके फॉलोअर्स भी आ जाते थे देखने की क्या है। एक गंदी बात का मैंने रिव्यू किया था देसी स्टाइल में, वो बड़ा वायरल हुआ। तो ऐसे ठीक ठाक अपना चल रहा था, बड़ा मज़ा आता था, लोग पहचान रहे थे। बट बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होता ना कि एकदम रातों रात लाइफ बदल गई, ऐसा नहीं था। वो हुआ टीचर वीडियो से, क्वारंटीना जोशी, वो वीडियो क्या बूम किया है। मतलब मैंने 5.5 डाला, तब लॉकडाउन में थी पूरा देश, तो हम लोग छत पे जाते थे, ट्रैम्पोलिन रखा हुआ था एक, तो मैं और रिधान थोड़ा टाइम पास के लिए छत पे जाते थे। हम छत पे पहुँचे 6:30 बजे और फोन्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप्स, मेरा फ़ोन गर्म होने लगा, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या? तो ये फिल्मी मोमेंट मैंने जिया और उससे ज़्यादा वैलिडेशन, उससे ज़्यादा खुशी नहीं, मतलब आई डोंट नो हाउ। और वो ऐसी चीज़ें जो टेंजिबल नहीं है। आप माँ बनते तो आपके गोद में बच्चा है, ये तो आपने कुछ बना के डाला और वो लोग पसंद कर रहे हैं। एक रशियन फिल्म मेकर ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि पीपल हु शॉट अप ड्यूरिंग लॉकडाउन, and you are one of them. I was a part of that documentary. तो मैंने कहा यार लगता है कुछ अच्छा कर दिया है। फिर फ़ोन गर्म होता था मेरा, बैटरी एकदम गर्म हो जाती थी, टंग 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 टंग। तो फिर मैंने नोटिफिकेशंस बंद कर दिए। मैंने कहा भाई डिस्कनेक्ट करो, नहीं तो मैं दिन भर अच्छा इतने हो गए, अरे देखो इतने आ गए, अरे फलाने ने, अरे ढिकाने ने यू नो। तो सोनू सूद ने मेरा वीडियो शेयर कर दिया। तो सोनू भैया की तो आर्मी थी, उस मतलब लॉकडाउन के हीरो हैं वो। तो सोनू भैया ने जैसे वीडियो डाला, जनता पागल कि शी इज डेफिनेटली अ गुड वुमन इफ सोनू सूद इज प्रमोटिंग। बहुत सारे राजनेता लोग, क्योंकि मैं कटाक्ष भी करती थी, तो बहुत तो वो मैंने बंद कर दिए हालांकि तो वो जो तो वो स्मार्टली वर्डेड कंटेंट जो है ना, वो राजनेताओं को पसंद आने लगा। तो मतलब आप वामपंथी की झलक आती थी उसमें अगर उसको एनालाइज करा जाए तो। मैं तो वामपंथी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी जनता का पॉइंट ऑफ व्यू।
तो एज अ जनता व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, वॉट एवर आई एम गोइंग थ्रू, मैं वो बता रही थी। बाकी आप लोग देख लो आपको जो सूट करे। And you know come with that और baggage और that responsibility कि यार किसी के पेट पे लात थोड़ी ना मारनी है। तो ये बहुत बार होता है। एक अभी ये एक बता रही हूँ मैं आपको, मेरे पास पूरी पोथी है जो चीजें मतलब पोथी में से 3 4 5 6 पन्ने। एक मीटिंग में मैं गई, अब मैं फेमस हो गई हूँ, पहले मैं फेमस नहीं थी, अब मैं फेमस हो चुकी हूँ, तो लोगों को ये तकलीफ होती है कि अरे तुम तो बहुत नाच रही थी सोनाक्षी की शादी में। हाँ, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, उन्होंने मुझे शादी में बुलाया है और हम खुश हैं कि उनके प्यार से शादी हो रही है, तो हम नाच रहे हैं। ये कैमरा के लिए नहीं था, वो तो मतलब इतना बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था। मुझे मेरी टीम ने भी बोला था पैप्स आपको नहीं पूछने वाले हैं दीदी, आप तो अंदर जाके एंजॉय करना, आपको नहीं पूछने वाला उधर कोई, उधर सलमान भाई आ रहे हैं, उधर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अब वो मेरी किस्मत कह लीजिए या मेरा अच्छाई कह लीजिए कि जो वहाँ बाउंसर्स थे ना, वो बाउंसर मेरे एक टीवी शो पे थे और मेरा बाउंसर से अच्छा दोस्ती आ रही है, तो मैं को आ रहा है कैसी है तू, ये वो मस्ती मैं उनके साथ कर रही थी। वो लोग पूरा रेड कारपेट तक मुझे लेके गए कि हमारी मैम आई हैं, हमारी मैम। तो पैप्स भी एक्साइटेड हो गए कि अरे गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। तो मैंने आई ऑब्लाइज, मैंने कहा ये जी गाली दे रहा है कोई, एंड देन आई वॉकड अवे। दैट was put by some pap and then it went viral. then वो अंदर से जो पार्टी की फोटोज आ रही थी उसमें मैं नाचते हुए नजर आ रही थी। तो इस बात पे सवाल उठ रहे हैं। मैं गई हूँ आपको कुछ और सुनाने में, एज अ राइटर कैपेसिटी में आपको मिल रही हूँ, तो उसमें ये सवाल कहाँ से आता है कि आप तो बहुत नाच रही थी। हाँ, आप ये बात किसी आदमी से पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। और कितना खर्चा कर रही हो PR पे? आई वॉज लाइक नहीं, ऑर्गेनिक है वो, मैंने नहीं पैसा दिया था उन पैप्स को। अरे बाप रे, तो ये मतलब ये मान रही हैं आप कि अब तरक्की हो चुकी है आपकी, बट हाँ लोग जलने लग गए हैं और ऐसे सवाल आ रहे। बट मैं काफ़ी रैटल हो गई, मैंने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं कोई पैसे नहीं दे रही हूँ। फिर मैंने कहा एक मिनट, व्हाई डू आई नीड टू जस्टिफाई? आई शुड हैव टोल्ड देम कि हाँ 10 लाख रुपए पर मंथ खर्च करती हूँ, आप कर सकते हैं। तो अनकंफर्टेबल औरतों को बहुत इजीली बनाया जा सकता है इंडस्ट्री में, एंड इन एनी इंडस्ट्री एनीवेयर। बट हाउ यू हैंडल दो सिचुएशंस। नंबर 1, सबको मालूम है मैं एक शादीशुदा एक बच्चे की माँ और एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से, मेरे 2 भाई हैं, मेरे पिताजी, मेरे मतलब हम सब एक बड़ा कुनबा है। और अनकंफर्टेबल आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी समझदार खुद खाती कमाती महिला हूं, तो फिर अगर आप मुझसे चुहलबाजी करेंगे तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। एक टेलीविजन शो में कर रही थी एज अ परफॉर्मर, वहाँ बोलने ही नहीं दिया जाता था, लड़कियों के पंचेस ही नहीं थे, हमारा काम था क्यूज देना। तो मैंने बड़ी वो नाराज़गी जताई, मैंने बोला, मैंने कहा यार ये कौन से ज़माने में जी रहे हो, मैं अपने आप में एक एंटिटी हूँ, मेरी रील्स देखने लोग आ रहे हैं और आप मुझे यहाँ क्यों, अच्छा कैसे, ओहो ये सब करने के लिए आपने मेरे को रखा हुआ है, आप मुझे दो कंटेंट। तो मैं परफॉर्म करूंगी, आपसे नहीं लिखा जा रहा है, मैं लिख के लाती हूँ। तो झगड़े भी करती थी मैं, तो वो मेरे दोस्त ही हैं खैर वो सब लोग, इसीलिए मैं झगड़ा भी कर लेती हूँ। तो मुझे अभी तक इल्ज़ाम देते हैं, कहते तुमने बड़ा तंग किया है स्नेहिल, तुमने बड़ा तंग किया है। तो मैं तो बीच शूटिंग में कि एक मिनट ये गलत है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप फैट शेमिंग कैसे कर सकते हो, वी आर नॉट प्रमोटिंग दिस, वी आर मेकिंग पीपल लाफ, कैन यू गिव अ पंच विदाउट मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल अबाउट माई बॉडी वेट, देन वी आर टॉकिंग। तो देर आर सो मैनी बैटल्स अ वुमन फाइट्स एवरी डे, जिसका आदमियों को अंदाज़ा ही नहीं है। मैं स्टैंड अप कॉमेडी के लिए भी ये बात बोलती हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी आदमी कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। अरे औरतों को आप स्लॉट ही नहीं देते हो। जो एक्सपीरियंस ये लड़के गेन करते हैं ना जगह जगह ओपन माइक्स करके, वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मुझे कम से कम 10 साल लगेंगे, क्योंकि मुझे स्लॉट ही नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो दे आर सो कंफर्टेबल इन योर बॉडी, इन देयर बॉडी, दे आर नेवर टोल्ड कि आप ऐसे बैठो या वैसे खड़े हो। हमारा तो आधा टाइम ये कि यार गला ठीक है, अरे मैं ठीक दिख रही हूँ, अरे मेरा कुर्ता तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वैसे वाले सोच खुद के आपके चल रहे हैं 10 फिल्टर, फिर आप जोक कहने की कोशिश कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो जोक्स लैंड नहीं करेंगे। तो मेरा ऐसा सपना है कि मैं उस दर्जे पे पहुँचूँ, और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द, जहाँ मैं ऐसे टैलेंटेड लोगों को
एक स्टेज दे सकूं। मेरे जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो चाहती हैं कुछ करना, तो उनको मैं एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ। अभी ऑफ कैमरा मैं और आप बात कर रहे थे, आप जब ऐसे कई छिछोरे मर्द भी टकरा जाते हैं ना जिंदगी में, हाँ, है ना, हाँ भाषा वैसे ही भाषा यही है ना, देसी भाषा की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप उनके समक्ष मूर्ख कैसे बन के अपने आप को ना, हाउ डू यू हैंडल दैट? मैं तो बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा नहीं, क्या बोला, वापस रिपीट करो ये जोक। तो किसी ने कोई फालतू जोक मारा है ना कुछ औरतों से रिलेटेड या क्या, तो मैं उनको रिपीट करवाती हूँ ताकि आप दोबारा से सुनो आप क्या बोल रहे हो, रिफ्रेश करना चाहते हो, बट प्लेइंग डम कि क्या आई डिडंट गेट इट, एक्सप्लेन मी द जोक। तो वो उसी वक्त में वो बंदा खुद कि छोड़, जाने दे, छोड़ नथिंग, इट्स अ बैड जोक एनीवेज। तो प्लेइंग डम is very beneficial sometimes when you are in uncomfortable situation. Again, ये भी improvisation ही है कि अच्छा इसने अब ये बोल दिया है, या तो मैं हंस सकती हूँ and I support his thought process, या I can take a stand for the women and say क्या बकवास कर रहे हैं आप, तो वो confrontation में बदल जाएगा, या मैं बोल सकती क्या बोला वापस बोलना ज़रा, बात खत्म हो जाती है, वहीं डिसिपेट हो जाती है। तो दैट इज़ वॉट आई अप्लाई। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि औरतों को ये करना चाहिए, जहाँ ज़रूरी है वहाँ जवाब भी देना चाहिए। कई मीटिंग से मैं उठी हूँ बैग उठा के कि सुनिए जय माता दी, नहीं होगा ये काम। तो कई बार आपको स्टैंड भी लेना होता है, कई बार आपको अब दुश्मन हर जगह बना लेंगे तो काम कहाँ करेंगे, तो कई बार स्मार्टली उन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को नेविगेट करते हुए अपने मानसिक संतुलन को ना खोते हुए आगे बढ़ते रहना ही कोशिश है। आपने जब मैं आपकी शादी की बात करता हूँ, या उस शादी की बात करूँ जिस शादी का आप हिस्सा थी, क्योंकि आप हीरा मंडी की वन ऑफ द राइटर थी, आप सोनाक्षी ने बुलाया, आप गए और आप अभी यू आर देयर टू एंजॉय कि यार मेरी फ्रेंड उसकी शादी है, लेट्स एंजॉय। आप नाच रहे हैं, या आप इत्तेफाक से लोग मिल गए, इत्तेफाक से लोग आपको ले आए, आपने कुछ कह दिया, कुछ वायरल हो गया। मैं आपके पति देव की बात करता हूँ, इस मेहरा, इस पंजाबी, यू आर ब्राह्मण दीक्षित जी, लेकिन आपकी शादी हुई क्योंकि आप दोनों के मिजाज, आप दोनों के नजरिए, विचार और दोनों का एक दूसरे को समझने का तरीका मैच खाता था। बिल्कुल, एक दूसरे को समझ के कि ये इसके ख्वाब क्या है और मेरे ख्वाब क्या है, और मैं इसके ख्वाब पूरे करने के लिए इसका हाथ पकड़ के चल सकता हूँ और मैं इनका हाथ पकड़ के चल सकती हूँ। हाँ। इसलिए आप दोनों साथ हैं। हाँ। सोनाक्षी और जहीर की शादी में बहुत, क्योंकि आपका तो फिर भी somebody is Punjabi and other one is Brahman, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम, और जिस तरह का माहौल इस मुल्क में है, how do you see their marriage, आपका क्या नजरिया है? मेरा नजरिया ये है कि यार वो दोनों are made for each other. Why are we who are we? मतलब जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो वो अगर 100% कंपैटिबल है, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो भैया पीछे हो जाओ, बाकी सब अपने ओपिनियन अपने घर पे रखो। वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी लोगों की तो आदत है कि वो कुछ अच्छा हो जाए तो भी कमेंट करते हैं, कुछ बुरा हो जाए तो डेफिनेटली कमेंट करने आ जाते हैं, देखा हमने बोला था। तो ये वाइट नॉइज़ है। और इंटरनेट ट्रोल्स, अगर जो आपको मोटा बोल रहा है ना कमेंट में, आप जाके उसकी डीपी देख लो बस, कि भाई तुझे कोई हक नहीं है मुझे मोटा बोलने का, तू खुद इतना गंदा दिखता है, खुद गामा पे लग रहा है। तो इसलिए इंटरनेट ट्रोल्स पे या जो ये प्रोपगेशन है ना कि ये बात बोल दो, ये नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट बहुत फास्ट कैरी फॉरवर्ड होता है, ये आपने देखा ही होगा। अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हो, उसको लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उसमें कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे। तो नेगेटिव थॉट की आई थिंक वाइब्रेशन बहुत लंबी और बहुत दूर तक होती है, लेकिन वो उतनी ही खूबसूरती से नष्ट भी हो जाता है। एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ आएगी, एक कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, सच्चाई से आप सबको शांत कर सकते हो। और सच्चाई इस सिचुएशन में ये है कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनको पूरा हक है एक साथ रहने का। हम लोग एक फ्री कंट्री में रहते हैं। जी, जब मैं अपहरण की बात कर रहा हूँ, अपहरण के बाद दुनिया कितनी बदली, क्या आपने उम्मीद की थी कि इतना सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल। और खास करके जब वो स्पेसिफिक, कई बार क्या होता है एज एन एक्टर, आप जब काम कर रहे होते हैं, आपको खुद को बड़ा एहसास होता है कि अरे यार ये तो कमाल हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो अपहरण सीजन 1 बाय चांस एक्टर बनी थी कि एक शॉट था, वो बोल देना बेटा अच्छे से बोल देना, तो वो मैंने कर लिया था वरुण बडोला और सिद्धार्थ सेनगुप्ता दोनों के सानिध्य में।
फिर वो वायरल हो गया मीम। फिर एकता मैम बोले सीज़न 2 में स्नेहिल का रोल लिखो। तो मैंने कहा मैम आप क्या कर रहे हो, मेरे को एक्टिंग नहीं आती। बोले नहीं नहीं तू सीख लेगी, जा जा जा। तो जब मैं यहाँ से सर्बिया गई थी शूट करने के लिए, मेरा पहला दिन शूट का था और मुझे उल्टी करनी थी अरुणोदय सिंह पे सीन में। तो मैंने कहा भाई ये सब नहीं होगा मुझसे। तो बोले नहीं नहीं होगा होगा बढ़िया से होगा। तो डायरेक्टर संतोष सिंह थे, उन्होंने बोला नहीं करो करो अच्छे से होगा। तो उन्होंने एक घोल बना के मुझे दिया, बोले मुंह में रखना एंड यू नो आप प्यूक कर देना उसके ऊपर। 4 टेक 5 टेक सब इरिटेट हो रहे हैं क्योंकि वो बार बार कपड़ा साफ होता था। तो मैंने कहा यार गाइस मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो तो दूसरे एंगल से शॉट ले लेना। तो बोले नहीं एक आखिरी टेक करते। तो मैंने इतना रियलिस्टिक उल्टी किया कि मैं देख रही थी कि शॉट चेक करते हुए डायरेक्टर को खुद उल्टी आ रही थी। मैंने कहा ये देखो हो गया, काम हो चुका है, मेरे को एक्टिंग आती है। तो और फिर जो मेरा और अरुणोदय सिंह का इक्वेशन है रियल लाइफ, वो भी ऐसे है। वो भी भोपाल से हैं, मैं ज़्यादा बोलती हूँ, वो कम बोलते हैं। मैं इरिटेट करती हूँ, वो मेरे से परेशान रहते हैं। तो हमारा पिछले सीज़न का रिश्ता था, तो वही रिश्ता जो है वो इधर 2 कैरेक्टर्स के जरिए आ रहा था कि मैं उनको दिन भर इरिटेट करती थी। सुन ये रील देखी, सुन मेरी ये रील वायरल हो गई, सुन मैं वहाँ जा रही हूँ, सुन तेरे लिए ये लेके आऊँ। एंड ही वुड बी लाइक कांट यू बी क्वाइट फॉर 5 minutes। तो वही जो हमारा रिलेशनशिप था वो आ गया सामने। और फिर जनता को मजे आ गए कि क्या ये तो बिल्कुल 2 ऑपोजिट्स इन 1 मिशन। तो बहुत सहज था सब कुछ, इतने मज़े मज़े लेके हम लोग शूट कर रहे थे ना, हंसते खेलते। सर्बिया में थे, सर्बिया पूरा लॉकडाउन में, सिर्फ हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो फील आना शुरू हो गया था कि ये मज़ेदार है। ये वाला मैंने एक इम्प्रोवाइजेशन किया था उसमें, आप आदमी बहुत अच्छे हैं, इतना ही लाइन था कि जब वो छोड़ रहा है गिलौरी को तो मैं पलट के बोलती हूँ सुनिए आप आदमी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने डायरेक्टर को पूछा, मैंने कहा सर इसमें ऐड कर दूँ क्या सैंडी की गाली कम दिया कीजिए। हाँ डाल डाल डाल। और मैंने जैसे ही वो बोला ना कि सुनिए आप आदमी बहुत अच्छे हैं, बस जरा गाली कम दिया कीजिए, दैट वेरी मिनट आई न्यू ये वायरल होगा, ये वाला वायरल होगा। और वो फक 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 ऑफ जो गालियाँ मैंने दी थी, मैं कहा ये डेफिनेटली इसकी तो रील्स कटेंगे, इसकी तो रील्स कटेंगे। तो जो हमारे डीओपी थे अनुभव बंसल, मैं उनको भी मजाक करती थी कि सुनो ट्रेलर शॉट सारे मेरे हैं, मेरा अच्छा अच्छा क्लोजअप लेना। तो फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि ये बहुत बढ़िया होगा, लोग इसको पसंद करेंगे। लेकिन मुझे विदेशों में लोग पहचानेंगे ये नहीं सोचा था। मैं लंदन गई, वहाँ लोग पहचान रहे हैं सड़कों पे, दुबई, एवरीवेयर पीपल आर रिकग्नाइजिंग आप वही हो ना गाली वाली, आप वही हो ना। तो तो किसी को मेरा नाम याद नहीं रहता है, बट बढ़िया बहुत बहुत फेम बहुत मिला उससे। प्रखर बहुत परेशान हो रहा है, अभी हम खत्म करते हैं बात करने तो मैं तो पूरा दिन कर हाँ, सकता हूँ। How your husband, your son और your entire family, उन्होंने कितना एंजॉय किया आपकी सक्सेस को? कि क्या उन्होंने भी उम्मीद की थी कि हाँ पहुंचेगी, या ये आपका अपना खुद का जुनून था कि भाई मैं सन की हूँ, पागल हूँ, मुझे जो करना है मैं तो करती रहूँ? मैं तो एक्सीडेंटल हूँ और मैं ना आई थिंक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हूँ कि पहले जब मैं टीवी में काम कर रही होती थी तब OTT की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी मेरे टाइम तक। वो धीरे 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 आ रहा था कि नेटफ्लिक्स इज़ कमिंग टू इंडिया, अमेजॉन इज़ कमिंग टू इंडिया, हमारे इंडिया के OTT चैनल शुरू हो रहे थे। तो वो बड़ा नया नया था, तब किसी को ना रेवेन्यू मॉडल पता था, ना कैसे फंक्शन करना है पता था। तो वो सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब मैं टीवी में बहुत सेटल्ड थी। तो मुझे लगा था टीवी ही मेरा अल्टीमेट प्लेइंग ग्राउंड है, मुझे यहीं खेलना है। फिर OTT हैपन, उसके साथ OTT के कई सारे स्टार्स पैदा हुए। मतलब बड़ा एग्जाम्पल है जयदीप अहलावत। टैलेंट तो उनमें पहले से था, पर उनको एक पूरा सीरीज अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिला आफ्टर पाताल लोक। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उन्हीं में से एक छोटा मोटा एक्टर या परफॉर्मर निकला मैं, और वो एक 17 सेकंड की क्लिप, उससे आपका वायरल हो जाना, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फिर सोशल मीडिया पे पेज खोलना, फिर OTT में एक एक्टिंग का रोल करना। ये स्टेप बाय स्टेप क्या होता है फेम, या स्टेप बाय स्टेप क्या होता है जब आपको भगवान चुनता है सक्सेस देने के लिए, वो मैंने जिया। और इसका पूरा श्रेय OTT को है। और OTT ने ऐसा कहानियाँ जो आप कहना चाहते हो उनको भी, मतलब पहले पाताल लोक पिक्चर बनती, मुझे तो डाउट होता है, और बनती भी तो उसमें कोई और किरदार होते, कुछ अलग गाना होता, कुछ कहानी कहीं भी नहीं जा सकती थी। हाँ, के माध्यम से। तो प्यारी कहानियाँ। सेक्रेड गेम्स पहला OTT शो जिसने
मतलब होश उड़ा दिए थे। जानता जामताड़ा, एक एक छोटा छोटा कैरेक्टर, सब आज तक हम लोग मीम्स यूज करते हैं। तो कभी तंगी आती है तो हमारा दोस्त का मीम है कि गीली काली चाय में बिस्किट डुबो के खाना पड़ रहा है। तो ये सब कॉमन बातों का जो रोजमर्रा की बातों को उठा के झेलता है, जीता है। हाँ, तो मुझे लगता है OTT की देन बड़े बड़े सारे एक्टर्स, बड़े सारे टैलेंटेड लोग, DOPs, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सबको मौका मिल रहा है। मेरी जर्नी पर्सनली बात करें तो अपार्ट फ्रॉम फेम, अगर संजय लीला भंसाली जी OTT का शो नहीं बना रहे होते तो मेरे तो स्फीयर से बहुत दूर थे वो, मैं कभी नहीं पहुंच पाती उन तक उनकी फिल्म पे काम करने के लिए। अभी जैसे वो फिल्म बना रहे हैं उसका हिस्सा मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं OTT से आती हूँ। तो आई वॉज फिट फॉर देयर OTT शो एंड ही गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी, ही गेव मी एन अपग्रेड कि राइटिंग के अलावा आप डायरेक्ट भी कीजिए कुछ एपिसोड्स। तो ये सब कुछ OTT की वजह से हुआ है, और जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं वहीं आप ज़्यादा एक्सपोज भी हो गए हो टू गेटिंग ट्रोल्ड। तो ये दोनों फ्लिप साइड है। तो रोजगार के अवसर भी हैं पर साथ में कुछ खामियां भी हैं। वालों की संख्या बढ़ गई। आखिरी मैसेज, क्योंकि संजय लीला भंसाली ने आप पे बिलीव करा और कहा कि स्नेहल लिख रही हो तो डायरेक्ट भी कर दो। हाँ, तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप अब पर्दे पे ज्यादा, क्योंकि आपको पर्दे पे बड़ा पसंद करा गया है, पर्दे पे परफॉर्म करना ज्यादा पसंद करेंगी या लिखना या डायरेक्शन करना? मैं जैसा मैंने कहा, राइटर बाप होता है और डायरेक्टर माँ होती है। तो डायरेक्टर क्या होता है? वो बच्चे हैं। तो मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर मुझे टाइपकास्ट ना किया जाए तो, अगर चैलेंजिंग रोल हो तो। मैंने अपहरण के अलावा रणनीति नाम का एक शो किया जिसमें बहुत ही विपरीत मैंने कैरेक्टर प्ले किया। उसमें बहुत सीरियस रुलाने वाला रोल मैंने किया, लोगों ने बड़ा पसंद किया, बोले अरे ये भी कर लेती हो आप। फिर उसके बाद वनवास फिल्म मैंने की, अनिल शर्मा जी द्वारा निर्देशित, और नाना पाटेकर के साथ स्क्रीन शेयर किया। उसमें ग्रे कैरेक्टर था कि एक बहू है जो ससुर के साथ नहीं हाँ कि मीठी छुरी है कि हम क्यों रखेंगे, उनकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी है, लाइक दैट। तो वो बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि वो मैं रियल लाइफ नहीं हूँ, मैं उसके मुख्तलिफ। हाँ, तो मैंने कहा ये चैलेंज है, चलो इसको करते हैं। तो एक्टिंग में वो प्रोजेक्ट मैं चूज करती हूँ जिसमें एक तो समय कम लगे और दूसरा मतलब लाइक डेट्स मुझे कम देनी पड़े, और दूसरा कुछ चैलेंजिंग हो। वो चाची, मामी, भाभी, इस तरीके के रोल रोज़ फ़ोन आते रहते हैं, टीवी के भी, OTT में भी, फिल्मों में भी कि अरे हीरोइन की बुआ। तो ऐसे सारे बहुत रोल्स आते हैं, पर वो मैं लेती थी हूँ क्योंकि वो मतलब मुझे क्रिएटिवली सेटिस्फाई भी तो होना है। और उससे बेहतर है मतलब मेरा एक्टिंग का कीड़ा रोज शांत होता है, मेरे सेल्फी कैमरा के आगे मैं रोज रील बना देती हूँ और बल्कि फिल्मों के रिव्यू करती हूँ। तो मेरा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन इज कमिंग फ्रॉम देयर, बट आई वांट टू ओनली एक्ट व्हेन समथिंग इज वर्दी। जैसे संतोष सिंह मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ही रणनीति डायरेक्ट किया था, तो मैंने तो उसको डिस्करेज किया। मैंने कहा अरे रोने गाने वाला रोल मेरे से मत कराओ, मेरा कॉमेडी का बहुत हैंगओवर है, आप फलाने को लेके आओ। तो ही से चुपचाप करो। तो वो दोस्त है, दोस्ती में उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं नहीं चलना, पीपल शुड सी अनदर साइड ऑफ यू। तो ऐसे रोल्स मैं सेलेक्ट करती हूँ। इनहेरेंटली आई एम अ राइटर, आई विल नेवर स्टॉप राइटिंग टिल आई एम 90 years old। तो राइटिंग का ही एक्सटेंशन होता है डायरेक्शन। सो नाउ द नेचुरल प्रोग्रेशन एज अ राइटर इज टू मेक अ फिल्म और टू डू अ प्रोजेक्ट विच इज सोली रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मी। सो दैट इज वेयर आई एम एट। अब रिव्यू भी करती है फिल्मों का, कभी कुछ ऐसा हुआ है किसी ने कॉल करके बोला स्नेहल आपने तो बड़ा गंदा बोला फिल्म के बारे में? हाँ, फिल्म तो अच्छी थी। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, फिल्म अच्छी नहीं थी। अच्छा। गंदा बोला आया, मजा आया, तो बहुत गंदा बोला। पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ये पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। हाँ, ये भी नहीं बड़ा मसला है। व्हेन यू डू द रिव्यू इट अफेक्ट्स द विंडो। ऑफ कोर्स आप किसी को ऑफेंड भी नहीं कर सकते। मुझे मैं रिव्यू किसी ने आपको बोला ये क्या आप बोल रही हैं? बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं तो मस्ती मस्ती में बोल जाती हूँ जो बोलना होता है एक्टर्स के बारे में। जैसे मैंने तारा सुतारिया की फिल्म मरजावा का बहुत खराब रिव्यू किया था, और फिर अब कि यार ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आया, पूरा अपना BC आंटी बन के मैंने कुछ कुछ बोल दिया। और फिर पता चला कि स्क्रिप्ट नरेशन के लिए जाना किसके पास, तारा सुतारिया के पास, एंड शी रिकॉग्नाइज्ड मी। I saw your review. I said yeah. मैंने कहा वो तो मेरी दूसरी पर्सन, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी जुड़वा बहन है। तो बट शी वाज लाइक नो नो नो, इट्स ऑल फन एंड गेम्स,
तो ऐसे कई लोगों को मैं ऑफेंड कर चुकी हूँ अपने रिव्यूज से, बट ज़्यादा क्योंकि अगेन कटाक्ष रहता है, मैं आई एम नॉट मीन टू एनीबडी, आई एम जोकिंग, हाँ मतलब आई एम नॉट लाफिंग एट देम, आई एम लाफिंग ऑन द सिचुएशन। तो ऑफेंड कभी कभी लोग हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते, कई बार हंसते हैं साथ में कि यार सही बोला तूने, हमको भी यही लग रहा था बनाते हुए। तो बहुत मतलब द इंडस्ट्री इज़ वेलकमिंग एंड एवरीबडी वांट्स, सब लोग चाहते हैं कि उनका किया हुआ काम लोगों तक पहुँचे। और एक बीसी आंटी रिप्रेजेंटेशन है जनता का, तो जनता का बंदा अगर वो ऐसी बात बता रहा है, तो जैसे दोपहिया का अभी मैंने रिव्यू किया, आई नो लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया, मुझे पता रहता है कि ये वाला रिव्यू मैंने एकदम ऑनेस्ट और अप टू द मार्क बनाया है, तो वो फैलेगा, तो वो मुझे सेंस आना शुरू हो जाता है। और इंडस्ट्री से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, बड़े बड़े स्टार्स यू नो दे कीप शेयरिंग। आई मेट विकी कौशल, उन्होंने बोला मुझे तुम्हारा बहुत अच्छे लगते हैं वीडियोज़, बहुत कमाल रिव्यू करती हो। मैंने हाय विकी कौशल नोज मी। तो ऐसे बहुत प्यारा प्यारा कुछ कुछ चलता रहता है। ब्लेसिंग्स। तो ऑडियंस से मैं बस यही कहना चाहूँगी, जैसा प्यार आप लोगों ने बीसी आंटी को दिया है, हमें दिया है एज अ एक्टर, तो वैसा ही प्यार बनाए रखें। और आपसे वादा है कि हम नई नई कहानियाँ, नए नए किस्से आपके लिए लाते रहेंगे और आपको हंसाते रहेंगे और कभी कभी शायद रुला भी दे।